क्लास के बाद में इसकी जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है। पीडीएफ अभी नहीं भेजी ना? नहीं सर, इसकी नहीं भेजी थी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है यूरो क्रेडिट। ठीक है। इन द यूरो करेंसी मार्केट मोस्ट ऑफ द lending takes places in the form of euro credit. Euro credit are medium and long-term loans given by the banks in currencies which need not necessarily be those of the lenders or borrowers. ठीक है। तो क्या है यूरो करेंसी मार्केट में? यूरो करेंसी मार्केट हमने पढ़ी थी ना पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो यूरो करेंसी मार्केट में ज़्यादातर लैंडिंग जो होती है वो यूरो क्रेडिट के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यूरो क्रेडिट के फॉर्म में ज़्यादातर लैंडिंग होती है। तो यूरो का मतलब, यूरो हमने क्या पढ़ा था, यूरो का मतलब ये नहीं कि यूरो में वो डीलिंग हो रही है, वो उसके नेचर से है, उसका जो ओरिजिन है उसके हिसाब से नाम है उसका, ठीक है। तो अब यूरो करेंसी मार्केट में ज़्यादातर लैंडिंग जो है वो यूरो क्रेडिट में हो रही है। और यूरो क्रेडिट जो होती है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन गिवन बाय बैंक्स होता है। ये माइक किसका होना है? वाशु। हाँ। तो यूरो करेंसी मार्केट में यूरो क्रेडिट जो है यूरो क्रेडिट के फॉर्म में होता है। ये लॉन्ग और मीडियम टर्म लोन्स होते हैं गिवन बाय बैंक्स। अब ये बैंक जो है, ठीक है, गिवन बाय बैंक, ये बैंक जो है जो डील मतलब लोन देते हैं, लैंडिंग करते हैं, वो ना तो लेंडर की करेंसी में होता है ना बोरोवर की कंट्री में होता है, करेंसी में होता है, ठीक है। बोरो, ठीक है, ना लेंडर की करेंसी होती है ना बोरोवर की करेंसी होती है, अदर देन लेंडर एंड बोरोवर करेंसी होता है, ठीक है, अदर करेंसी में होता है। तो अब इसका सिक्योरिटी आस्पेक्ट्स ऑफ यूरो क्रेडिट क्या है, ठीक है, इसी में कंटिन्यू चल रहा है। सिक्योरिटी आस्पेक्ट्स ऑफ यूरो क्रेडिट, ठीक है। तो सिक्योरिटी आस्पेक्ट मतलब, सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी रखी जाती है, ठीक है। तो यूरो क्रेडिट्स आर प्रोवाइडेड मोस्टली विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी जानते हो, जो मतलब उसके पैरेलल में कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, वो कोलेटरल सिक्योरिटी होता है, ठीक है। यूरो क्रेडिट जो होते हैं वो ज़्यादातर बगैर कोलेटरल सिक्योरिटी के होते हैं, लेकिन इसमें जो एम्फेसिस किया जाता है वो बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग पे किया जाता है। यानी कि सिक्योरिटी तो कुछ नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है, जो बोरोवर होता है उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तभी उसको ये यूरो क्रेडिट मिलता है। In view of the difficulties experienced in enforcing securities, the lending is made on strength of the standing of the borrower in the market, ठीक है। तो डिफ़िकल्टीज होने की वजह से जो एक्सपीरियंस की जाती हैं सिक्योरिटीज़ को एनफोर्स करने के लिए, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो डायरेक्ट उसके जो बोरोवर की स्टैंडिंग स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी, बोरोवर की स्ट्रेंथ अच्छी है, तभी उसको जो है क्रेडिट, यूरो क्रेडिट मिल पाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ फैसिलिटी, ठीक है, इसी में नेचर ऑफ फैसिलिटी। यूरो क्रेडिट्स आर एक्सटेंडेड आइदर एज रिवॉल्विंग क्रेडिट्स और एज 10 ईयर क्रेडिट्स। अंडर रिवॉल्विंग क्रेडिट अ लिमिट इज फिक्स्ड फॉर अ बोरोवर, ठीक है। या तो रिवॉल्विंग क्रेडिट के फॉर्म में
होता है या फिर रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उसमें टाइम जो होता है उसका फिक्स्ड होता है। एंड ही कैन ड्रॉ वेन एवर ही नीड्स एंड इंटरेस्ट विल बी लिवाइड ओनली ऑन द अमाउंट ड्रॉन। ठीक है, या जब भी उसको ज़रूरत पड़े तब भी वो ड्रॉ कर सकता है, और जब से वो ड्रॉ करेगा तब से उसका जो इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। ऑन द अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ द सेंक्शन लो लिमिट अ कमिटमेंट फी मे बी चार्ज। और अगर वो मतलब जो सैंक्शन लिमिट उसकी होती है, मान लो उसका सिर्फ 1 करोड़ का, उसका 1 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ, ठीक है, तो अब इसमें से जितना वो बोरो करेगा, मान लो इसमें से वो 50 लाख बोरो करता है, तो जितना उसको सैंक्शन हुआ उस पर इंटरेस्ट उसको नहीं देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो सिर्फ जितना वो बोरो करता है जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। और जिस डेट पे वो बोरो करता है उस डेट से उसका इंटरेस्ट लगता है। ये नहीं कि अगर उसको 1 मई को उसको सैंक्शन हुआ और उसने बोरो किया 1 जून को, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 जून से लगेगा, ठीक है, ना कि 1 मई से। ना उसके ऊपर इस अमाउंट पे लगेगा, उसको इंटरेस्ट लगेगा जो उसने बोरो किया सिर्फ उस पर। और जो उसकी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, अब इस 1 करोड़ का सैंक्शन था लेकिन उसका अनयूटिलाइज कितना, 50 लाख है, ठीक है, 50 लाख उसने बोरो कर लिया तो 50 लाख उसका अनयूटिलाइज बचा। तो जो इसका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बचा 50 लाख, उस पर इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, नो इंटरेस्ट। ठीक है, जो कौन किस पर नहीं देना, जो अनयूटिलाइज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन इसको इसके ऊपर जो है कमिटमेंट फी जो है वो पे करनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि जो उसकी कमिटमेंट फीस है, सिर्फ कमिटमेंट फीस पे करनी पड़ेगी, उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कमिटमेंट फी अंडर द टर्म क्रेडिट, ठीक है, वो 10 ईयर क्रेडिट नहीं, टर्म क्रेडिट है। अंडर अ टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज द क्रेडिट इज एक्सटेंडेड फॉर अ स्पेसिफाइड टर्म लाइक से 3 years, द अमाउंट disbursed as per the term of the contract. The prepayment takes place over a period of time as per the agreed schedule। ठीक है, जो टर्म क्रेडिट होता है, दूसरी फैसिलिटी इसमें क्या है, एक दूसरी फैसिलिटी है टर्म क्रेडिट की इसमें, ठीक है। तो टर्म क्रेडिट जो होता है वो एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए होता है, यानी कि मान लो 3 साल के लिए, 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो पहले से स्पेसिफाइड होता है। और जो अमाउंट होती है उस पर डिस्बर्स्ड हो जाती है, यानी कि पूरे साल पर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिस्बर्स्ड हो जाती है, यानी कि हर साल उसको रीपेमेंट करना पड़ता है। टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल उसको पीरियड पे करते रहना पड़ता है, ये नहीं कि एक बार पे करेगा, लास्ट मतलब बीच बीच में वो पे करता रहेगा जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यूरो क्रेडिट्स आर एक्सटेंडेड जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 8 years, इन सम केसेस इट मे गो अप टू 15 years। ठीक है, इसका जो टाइम जनरली पीरियड होता है 5 से 8 साल होता है, और मैक्सिमम 15 साल तक जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया नेचर ऑफ फैसिलिटी में, पहला हो गया हमारा इसका ये टाइम, कि कितने टाइम के लिए होता है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ स्पेशल फीचर, सेकंड वन इज इंटरेस्ट, ठीक है। नेचर ऑफ फैसिलिटी में मतलब उसका टाइम की बात हो रही थी, कितने तरह का होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। इंटरेस्ट में आ जाओ, अ स्पेशल फीचर ऑफ यूरो क्रेडिट इज द मेथड ऑफ फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आर टाइड टू बेंचमार्क ऑफ रेफरेंसेस रेट। द बेंचमार्क इज द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ओके, तो स्पेशल फीचर क्या है यूरो क्रेडिट का, कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट फिक्सिंग जो होती है वो अलग तरह से होती है। इंटरेस्ट कैसे फिक्सिंग होती है, इंटरेस्ट रेट जो होता है टाइड होता है किसके साथ, बेंचमार्क ऑफ रेफरेंस रेट, ठीक है, जैसे रेफरेंस रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट रेट इस पर चार्ज होगा। और बेंचमार्क जो होगा, बेंचमार्क वो क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, ठीक है। बेंचमार्क क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। For dollar credits, LIBOR is used as benchmark, while Luxembourg interbank offered rate is used as benchmark rate for credits extended in Deutsche Mark. And for credits is pound sterling Paris interbank offered rate, TIBOR, is taken as the base rate. The interest is quoted as so many basic points above the reference rate, like 100 basic points above LIBOR, above Luxembourg, etc.
ठीक है। और ये कुछ बेसिस पॉइंट जो है ऊपर तय किया जाता है जो उनका रेफरेंस रेट होता है उससे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मार्जिन। और जो ये बेसिस पॉइंट जो ऊपर हो रहे हैं रेफरेंस रेट से, ठीक है, तो ये रेफरेंस रेट से टाइड होता है। तो रेफरेंस रेट से जो ऊपर बेसिस पॉइंट, बीपी जितना बेसिस पॉइंट ऊपर ये होता है हमारा इंटरेस्ट रेट, वो जो बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है रेफरेंस रेट में और इंटरेस्ट रेट में, ठीक है, वो क्या होता है, वो मार्जिन होता है, ठीक है। क्या कहलाता है वो, मार्जिन। और ये मार्जिन जो डिपेंड करता है वो क्रेडिट रेटिंग ऑफ बोरोवर्स के ऊपर करता है, कि जितना उसकी बोरोइंग की क्रेडिट रेटिंग है या उसकी बार्गेनिंग पावर है, ठीक है। तो ये जो बेसिस पॉइंट डिपेंड करता है उसकी एक तो रेटिंग पर, जो उसकी बोरोवर की रेटिंग है, दूसरा उसकी बार्गेनिंग पावर पर। बार्गेनिंग पावर, इसका मतलब ये है कि हर किसी से सेम रेट नहीं लिया जाता है इसमें इंटरेस्ट रेट। जिसकी जैसी बार्गेनिंग पावर है वो उतना अपना रेट जो है कम करा सकता है, या जिसकी जितनी रेटिंग अच्छी है वो उतना उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ करेंसी। करेंसी की जैसे ऊपर बात की थी हमने, तो करेंसी का क्या था कि करेंसी ना तो वो बोरोवर की करेंसी होती है ना बोरोइंग लेंडर की करेंसी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज करेंसी। The credits are generally extended in US dollar, but other currencies are also used for lending, ठीक है। ज़्यादातर तो ये यूएस डॉलर में होता है, लेकिन दूसरी भी यूज़ की जा सकती हैं। In some cases, the credit agreement provides for currency option. Under the arrangement, the loan is originally given in is one currency with the option to the borrower to roll the loan is in a different currency if need be. This helps the borrower to protect against exchange risk. ठीक है। क्या होता है, जो एक अरेंजमेंट होता है लोन का वो ओरिजिनली एक करेंसी में होता है, उसके ऊपर जो है बोरोवर के पास ऑप्शन होता है कि वो रोल कर सकता है लोन को दूसरी करेंसी में अगर उसको ज़रूरत पड़े तो ऐसा करने से जो उसका बोरोवर का जो एक्सचेंज रिस्क जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब ये हमारा हो गया यूरो क्रेडिट कंप्लीट, ठीक है। यूरो क्रेडिट के बाद लोन सिंडिकेशन। It is the process of involving several different lenders in providing various portions of a loan. Loan syndication most often occurs in situations where a borrower requires a large sum of capital that may either be too much for a single lender to provide or may be outside the scope of the lender's risk exposure level. Thus, multiple lenders will work together to provide the borrower with the capital needs at an appropriate rate agreed upon by all the lenders, ठीक है। क्या है कि जो इसमें क्या होता है, लोन सिंडिकेशन में एक से ज़्यादा लेंडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये किस सिचुएशन में होते हैं, जब कोई बोरोवर है या तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, एक लेंडर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को, तो इसमें क्या होता है कई सारे लेंडर्स मिल करके एक सिंगल बोरोवर का जो है वो लोन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, ठीक है। और या तो वो उस लेंडर के रिस्क एक्सपोजर लेवल्स के बाहर की बात होती है, तब वो दूसरे लेंडर्स को भी इन्वॉल्व करता है अपने साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल लेंडर्स एक साथ काम करते हैं एक बोरोवर को कैपिटल नीडेड प्रोवाइड करने के लिए, एक अप्रोप्रिएट रेट एग्रीड जो उनके बीच में होता है उस पर। Mainly used in extremely large loan situations, syndication allows any one lender to provide a large loan while maintaining a more prudent and manageable credit exposure because the lender isn't the only creditor. Loan syndication is common in mergers, acquisitions, and buyouts
where borrowers often need very large sum of capital to complete a transaction, often more than a single lender is able or willing to provide। ठीक है, तो ये जो मेनली यूज होता है एक्सट्रीमली लार्ज लोन सिचुएशन में होता है, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का लोन लिया जाता है। सिंडिकेशन अलाउ करता है किसी भी लेंडर को एक लार्ज अमाउंट प्रोवाइड करने में, ठीक है, अपना मैनेजेबल क्रेडिट एक्सपोजर को मैनेजेबल कंडीशन में प्रूडेंट मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक ही क्रेडिटर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो और इसमें लोन सिंडिकेशन का कॉमन मतलब लोन सिंडिकेशन जो है एक कॉमन इन मर्जर एक्विजिशन एंड बायआउट। ठीक है, ये एक मर्जर एक्विजिशन और बायआउट वाले ट्रांजैक्शंस में जो है कॉमन है। ज़्यादातर जो इन सिचुएशंस में मर्जर्स की, एक्विजिशन की, बायआउट की सिचुएशंस में लोन सिंडिकेशन ही क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है, वेयर जहाँ पर बोरोवर्स जो होते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको कैपिटल चाहिए होती है ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑफन मोर देन अ सिंगल लेंडर की, जो एक लेंडर जो है उसको उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, यूनिक फीचर्स ऑफ सिंडिकेशन लोन। फर्स्ट, एक्सेस टू यूरो करेंसी मार्केट। ठीक है, पहला क्या है, एक्सेस टू यूरो करेंसी मार्केट, फ्री फ्रॉम रेगुलेटरी कंट्रोल। ठीक है, पहला इसका फीचर ही एक्सेस टू यूरो करेंसी मार्केट होता है। तो इसमें कुछ फीचर इसके हो जाते हैं कि फ्री फ्रॉम रेगुलेटरी कंट्रोल, ऑफशोर बैंकिंग, ग्लोबल कवरेज, फ्लेक्सिबिलिटी टू सूट द बोरोवर्स एंड लैंडर्स चेंजिंग नीड्स। ठीक है, सेकंड है रिसाइकलिंग ऑफ यूरो डिपॉजिट्स फ्रॉम सरप्लस टू डिफिसिट एरिया। रिसाइकलिंग ऑफ यूरो डिपॉजिट्स फ्रॉम सरप्लस टू डिफिसिट एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो यूरो डिपॉजिट्स होते हैं उनको सरप्लस एरिया से डिफिसिट एरिया में रिसाइकल कर दिया जाता है। मान लो ये दो प्लेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है डिपॉजिट ज़्यादा आ गया, बैंक क्या करते हैं, बैंक जो डिपॉजिट होते हैं उन्हीं को ही लोन प्रोवाइड, उन्हीं से जो है क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। जो डिपॉजिट होते हैं उन्हीं से क्रेडिट, ये नहीं वो अपने पास से कोई पैसा नहीं लाते, वो पब्लिक का ही पैसा यूज़ करते हैं क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए। तो इसका मतलब अब इनके पास पैसा तो ज़्यादा आ गया यहाँ पर ए प्लेस पर, ठीक है, सरप्लस है, बचा हुआ है, यहाँ पर लोन ज़्यादा नहीं दिया जा रहा ए प्लेस पर, तो यहाँ पे कुछ एक्सेस है। यानी कि मान लो डिपॉजिट है यहाँ पे 1 करोड़ की और लोन सिर्फ इन्होंने दिया है 20 लाख का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना सरप्लस है, 20 लाख। और यहाँ पर क्या है, डिफिसिट है, यहाँ पर जो है इनके पास 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट है या कम है इससे, और लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इनकी 1.5 करोड़ की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, डिफिसिट हो रहा है, यहाँ पे लोन ज़्यादा चाहिए लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा है, लोन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करा सकते। और बैंक्स के लिए जो है लोन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये लोन नहीं देंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। इनकी जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट से ही होती है। अगर इनकी इनकम होगी तभी अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा, मनी, सैलरी पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो लोन प्रोवाइड करके जो इंटरेस्ट कमाते हैं उसी से बियर करते हैं। तो अगर इनका ये एक 80 लाख रुपए खाली पड़ा है, इसका मतलब उनका बिजनेस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनका वो एक्सपेंस उसके उसमें ज़्यादा हो जाएंगे, उनके पास ज़्यादा बर्डन हो जाएगा एक्सपेंस का, तो इनको ये किसी भी तरह से इनको अपना लोन, वो जो डिपॉजिट्स है उनको लोन बांट नहीं होता है। तो अब क्या है, यहाँ पर तो सरप्लस सिचुएशन है, तो यहाँ से वो यहाँ पर जहाँ पर डिफिसिट है वहाँ पर अपना रिसाइकल कर देते हैं करेंसी को। ठीक है, यूरो डिपॉजिट्स को। थर्ड है, थर्ड है ट्रांसफॉर्म शॉर्ट टर्म यूरो डिपॉजिट्स
टू मीडियम लॉन्ग टर्म यूरो क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म यूरो डिपॉजिट्स होते हैं उनको ये कन्वर्ट कर देते हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म यूरो क्रेडिट में। ठीक है, यानी कि जो पैसा इनके पास आता है यूरो डिपॉजिट का, वो इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं यूरो क्रेडिट में। शॉर्ट टर्म यूरो डिपॉजिट टू मीडियम और लॉन्ग टर्म यूरो क्रेडिट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लोन सिंडिकेशन, ये 3 फीचर थे इसके। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ लोन सिंडिकेशन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर लेंडर। ठीक है, जो हमने पढ़ा, मतलब जो इसमें डिफरेंट होता है क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेंडर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि साथ में मिल करके काम करते हैं तो इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। एक पहला कॉन्सेप्ट तो इसका एग्रीमेंट का है। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर लेंडर। दूसरा कि 2 या 2 से ज़्यादा लेंडर होते हैं तो इनका एक कॉमन बोरोवर होता है। ठीक है, कॉमन बोरोवर। अब जब कॉमन बोरोवर है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट एक ही कॉमन ही प्रिपेयर होगा। ये नहीं कि अगर उसके 10 लेंडर्स हैं, 10 लेंडर्स हैं, तो वो 10 लेंडर से अलग अलग जाके सबसे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन उसका होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या है, उसका कॉमन बोरोवर का एक ही डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो कॉमन डॉक्यूमेंटेशन, ये नहीं कि अलग अलग जितने भी लेंडर्स हैं सबके साथ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, सिर्फ एक कॉमन बोरोवर का कॉमन डॉक्यूमेंटेशन होता है। फोर्थ, डिफरेंट फ्रॉम अनसिंडिकेटेड और इंडिपेंडेंट बोरोइंग फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स। ठीक है, ये मल्टीपल बैंक से अलग अलग कोई लोन लेता है, अनसिंडिकेटेड लोन होता है, उससे डिफरेंट है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट बोरोइंग फ्रॉम मल्टीपल बैंक से डिफरेंट है। डिफरेंट फ्रॉम अनसिंडिकेटेड और इंडिपेंडेंट बोरोइंग फ्रॉम मल्टीपल बैंक। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होती हैं। अब इसमें कुछ फ़ायदे जो हैं लेंडर्स के लिए होते हैं, कुछ फ़ायदे जो होते हैं वो बोरोवर्स के लिए होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस टू लेंडर क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, उनका रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि एक बंदा अगर उसको लोन प्रोवाइड करेगा तो एक का रिस्क होगा सारा का सारा, और जब 10 लोग उसको लोन प्रोवाइड करेंगे तो वो रिस्क उन 10 लोगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस एडवांटेजेस टू लेंडर। पहले एडवांटेज टू लेंडर्स क्या है, पहला रिस्क स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। दूसरा लेंडर को क्या फ़ायदा होता है, वो एक्सेस टू बिग बोरोवर्स, जो बड़े बोरोवर्स होते हैं, बड़े ज़्यादा बड़े जिनको डिमांड होती है पैसे की, उनको एक्सेस हो जाता है, उनका एक्सेस हो जाता है उनको। ठीक है, एक्सेस टू बिग बोरोवर्स। थर्ड, एक्सेस टू क्रेडिट जजमेंट्स, मार्केटिंग स्किल्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड बैंक। ठीक है, जो उनके क्रेडिट जजमेंट्स, मार्केट स्किल्स जो होती हैं सोफिस्टिकेटेड बैंक्स की, उनका एक्सेस मिल जाता है बाकी लेंडर्स को भी। मान लो एक छोटा बैंक है, ठीक है, और एक बड़ा बैंक है, जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो छोटे वाले बैंक को भी इसकी जो मार्केटिंग
स्किल्स होती हैं, या इसका क्रेडिट जजमेंट जो होता है कि कहाँ पर किसको क्रेडिट देना है, किसको क्रेडिट नहीं देना है, कितना रेट इंटरेस्ट रखना, सारा उस क्रेडिट जजमेंट का भी इसको एक्सेस हो जाता है जो स्मॉल लेंडर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सेस टू क्रेडिट जजमेंट और मार्केटिंग स्किल्स ऑफ sophisticated बैंक। फोर्थ एडवांटेज है सोर्सेज ऑफ फीस दैट इज नॉन इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इसमें सोर्सेज ऑफ फीस होता है, नॉन इंटरेस्ट इनकम भी इनको मिल जाता है। सोर्सेज ऑफ फीस दैट इज नॉन इंटरेस्ट इनकम। फिफ्थ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, इनका एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है। अब जिस तरह से इसमें लेंडर्स के लिए एडवांटेजेस हैं, तो कुछ एडवांटेजेस इसमें बोरोवर्स के लिए भी है। ठीक है, एडवांटेजेस टू बोरोवर्स, एडवांटेजेस टू बोरोवर्स। क्या एडवांटेजेस हैं कि ये जंबो लोन्स को बेस करने की एक ही बार में इनकी एबिलिटी होती है। ठीक है, ये एबल हो जाते हैं एक ही बार में बड़े बड़े लोन को रेस करने के लिए, फंड रेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा लोन मिलना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर अगर वो क्रेडिट इसमें सिंडिकेशन में के थ्रू करेंगे तो उनके लिए आसानी से ये बड़े बड़े लोन भी रेज, फंड रेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी टू रेज फंड रेज जंबो लोन्स इन वन स्ट्रोक। सेकंड, सिंगल टैप फंडिंग। सिंगल टैप फंडिंग, सिंगल टैप फंडिंग क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, बाशु नाम से कुछ सजेस्ट हो रहा है? सिंगल टैप फंडिंग। हाँ, और कोई? सिंगल टैप मतलब सोर्स से, वो है टैप का मतलब, यानी कि एक ही जगह से उसको सिंगल प्लेस से एकदम सारा फंडिंग मिल जाता है। ये नहीं कि उसको 10 जगह जाना पड़ रहा है, उन 10 का लोन उसको एक ही जगह से एक ही बार में मिल जाता है। ठीक है, तो वो सिंगल टैप फंडिंग उसको बोला गया है। थर्ड, वन सेट डॉक्यूमेंटेशन हैंस लेस हैजल। ठीक है, उसको मिल तो रहा है एक ही रास्ते से कई कई लैंडर्स के थ्रू लोन, लेकिन उसको सबसे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ रहा, सबके लिए सिर्फ वन सिंगल डॉक्यूमेंटेशन से उनका काम चल जा रहा है। ठीक है, तो वन सेट डॉक्यूमेंटेशन, तो इनका क्या हो जाता है, ज़्यादा इनको परेशानी नहीं होती है, एंड लेस हैजल। फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इन द बोरोइंग एंड स्पीड विच एंश्योर्स टाइमली डिलीवरी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इनकी बोरोइंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, बोरोइंग स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी इन बोरोइंग एंड स्पीड, जिससे कि इनका टाइमली डिलीवरी ऑफ क्रेडिट इंश्योर हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द बोरोइंग एंड स्पीड which ensure the timely delivery of credit। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें
प्रोटेक्शन टू लेंडर, to protect their interest, the lending bank lays down certain financial covenants which are included in the agreement. The covenants are financial values or rations to be maintained by the borrower, and the following are the few: debt equity ratio, dividend payout ratio, debt service coverage ratio। ठीक है, क्या है? लेंडर का, लैंडिंग बैंक्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन फाइनेंशियल कोवेनेंट्स जो हैं वो ले डाउन किए जाते हैं। ठीक है, जिसको उनके एग्रीमेंट में इंक्लूड किया जाता है। जो कोवेनेंट हैं वो फाइनेंशियल वैल्यूज़ और राशंस जो भी मेंटेन्ड होते हैं, जो उसको बोरोवर को मेंटेन करके रखने होते हैं। ठीक है, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो अपना मेंटेन करके रखना पड़ता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो भी उनका एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। नॉर्मली द लैंडिंग बैंक्स एनालिसिस बिफोर सैंक्शन द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द बोरोवर, his country's credit standing एंड हिज कंट्रीज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, लोन प्रोवाइड करने से पहले उसको जो लेंडर्स होते हैं, वो जो बोरोवर होता है उनकी क्रेडिट स्टैंडिंग को एसेस करते हैं, जिसमें उनकी कंट्रीज़ की क्रेडिट स्टैंडिंग, उनकी कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भी इंक्लूड करती है। एवरी दो even though all members of a syndicate sign a common loan agreement, each lending bank is responsible for its own decision। ठीक है, तो अब ये सब उस सिंडिकेट को साइन करते हैं सारे मेंबर, यानी कि जितने भी मिल करके उसको लोन को प्रोवाइड करा रहे हैं, कॉमन लोन एग्रीमेंट को साइन करते हैं। और हर बैंक की अपना रेस्पॉन्सिबल डिसीजन होता है, उसकी अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर उसको कुछ बाद में लॉस होता है, रिस्क कुछ भी होता है तो। Any misrepresentation of fact by the borrower or failure to perform the covenant is default by the borrower। ठीक है, अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर देता है बोरोवर किसी फैक्ट का, या फिर जो कोवेनेंट्स डिसाइडेड होते हैं एग्रीमेंट में उसमें वो मेंटेन नहीं कर पाता, फेलर कर जाता है उनको परफॉर्म करने के लिए, तो वो बोरोवर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाए, वो उसका डिफ़ॉल्ट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट विद एनी सिंगल लैंडिंग बैंक विल बी कंस्टिट्यूट एज डिफ़ॉल्ट विद ऑल बैंक। अगर एक ही भी बैंक से डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसको सब बैंक से डिफ़ॉल्ट, और सबके साथ डिफ़ॉल्ट माना जाता है। सिंस द क्रेडिट फॉल आउटसाइड द jurisdiction of any court, the legal scope is difficult, and hence settlement through political negotiation is normally resorted to in care of default। ठीक है, तो जब ये jurisdiction of any court के बाहर होता है तो इसका लीगल रिकॉर्ड जो होता है वो मुश्किल होता है, तो इसका सेटलमेंट जो है पॉलिटिकल नेगोशिएशन के द्वारा किया जाता है, जिससे कि उनके डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूरो लोन सिंडिकेशन। ठीक है, ये हमारा सिंडिकेशन ऑफ लोन था, अब है यूरो लोन सिंडिकेशन। इसमें डिफरेंस क्या आ गया? यूरो आ गया, तो इसमें वही चीज़ का डिफरेंस आएगा। तो इस वाले को पढ़ लेना, ज़्यादातर मिलता जुलता होगा, और इसको देख लेना। अगर नहीं क्लियर होता तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो तुम खुद कर लेना। ये इससे मिलता जुलता है ना। इसमें इसका टॉपिक का नाम हो गया यूरो लोन सिंडिकेशन। ठीक है, ये वो है टॉपिक जो लास्ट पे जिनके एडवांटेजेस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग से है ना इंस्ट्रूमेंट्स की, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। ये छोटे नंबर का क्वेश्चन इनका सिर्फ इनके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो सारे इंस्ट्रूमेंट बताने होंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट, उसमें तुम्हें कई सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में ब्रीफली बताना, मतलब थोड़ा थोड़ा उनके बारे में सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, या फिर छोटा क्वेश्चन आ सकता है इनके सबके बारे में अलग अलग। बहुत छोटा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएगा, वो छोटा मतलब उसके कंटेंट के हिसाब से छोटा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें जितना कंटेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरो बॉन्ड्स।
यूरो बॉन्ड्स हम कर भी चुके थे ना, अब इसका थोड़ा सा ब्रीफली इसको पढ़ लेना है। यूरो बॉन्ड जो मैं पीडीएफ आज सेंड करूँगा उसमें तुम्हें मिल जाएगा ये यूरो बॉन्ड, जिसके फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ यूरो बॉन्ड है, ठीक है, इनके टाइप्स भी पढ़ने हैं, वारंट। नहीं वारंट नहीं, वो यूरो बॉन्ड नहीं आ रहा है। करेंसी ऑप्शन बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, the types of bond, zero coupon bond, distinction between euro bonds, domestic bonds and foreign bonds। ठीक है, एक टॉपिक और लिख लो, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूरो बॉन्ड, डोमेस्टिक बॉन्ड एंड फॉरेन बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम में देखा होगा किसी ना किसी के बीच में डिस्टिंक्शन तो आता ही आता है, जितने भी सारे पूरे सब टॉपिक्स में डिस्टिंक्शन होते हैं उनको तो कर ही लेना चाहिए, किसी ना किसी के बीच में डिस्टिंक्शन तो आ ही जाता है। ठीक है, अदर यूरो इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बाद जो अदर यूरो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब पढ़ने हैं। यूरो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इसके बाद जो अदर यूरो, जो बाकी सब हैं यूरो इंस्ट्रूमेंट्स वो इसमें आ जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन यूरो एंड, बाकी इसके अलावा हम इसमें आगे नहीं कर रहे। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। तो इतना इतना तुम लोग को करना है, इसको नोट कर लो। ठीक है, या वीडियो में देख लेना बाद में कि क्या क्या बताया था मैंने, और इससे पहले जितना कर चुके हैं वो करना है। ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, और इसमें इम्पॉर्टेंट ही है लगभग सारी चीज़ें, और क्वेश्चन इसमें से अच्छे आएंगे। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे इसी चैप्टर में से आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा लंबा चैप्टर हो जाएगा, तुम लोग के भी ऊपर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो इसलिए मैं आगे इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। और तुम लोग इसको पढ़ लेना चैप्टर को पूरे को, अगर बीच में कहीं पर कुछ पूछना होगा तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक, कोई डाउट होगा तो। लेकिन इतना, बाकी सब तुम्हें रीडिंग करना है, लेकिन ये तुम्हें इतना पढ़ना है, तैयारी करनी है पेपर की। और इसके लिए असाइनमेंट दूंगा मैं, वो मैं कल तक दे दूंगा असाइनमेंट तुम लोग को। तो फिर उस असाइनमेंट को तुम्हें एक वीक है जमा करने के लिए। ठीक है, एक वीक में उसे जमा करना है।